हेलो दोस्तों, दर्द भरी हिंदी कहानियाँ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले यदि आपको यह कहानी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देर किए हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। मुझे ये लड़की पसंद है। आनंद के ये शब्द सुनते पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। कमलनाथ को ऐसा भान हुआ जैसे उनके तपते जीवन पर वर्षा की पहली फुहार पड़ गई हो। वह आनंद के दोनों हाथ थाम गदगद कंठ से बोले, यकीन रखो बेटा, तुम्हें अपने फैसले पर कभी पछतावा नहीं होगा। मेरी शोभा एक गरीब बाप की बेटी जरूर है, लेकिन तन और मन की बड़ी भली है। हमने खुद आधा पेट खाया है, पर उसे इंटर तक पढ़ाया है। घर के सारे कामकाज जानती है, तुम्हारे घर को सुखमय बना देगी। आनंद मुस्कुरा दिया। वह खुद जानता था कि शोभा का चांदनी से झरता रूप उसके घर को उजाले से भर देगा। यहाँ उसे दहेज चाहे न मिल रहा हो, लेकिन सोने की मूरत जैसे जीवन संगनी तो मिल रही थी। गरीब घर की बेटी होना आनंद की नज़रों में कोई दोष न था। वह जानता था कि गरीब बाप की बेटी खाती पीती ससुराल में पहुंचकर हमेशा खुशी रहेगी। बड़े बाप की घमंडी बेटी के नखरे उठाना उस जैसे स्वाभिमानी युवक के बस के बाहर था। इसलिए उसने विवाह के लिए यहाँ निसंकोच हाँ कर दी थी। इधर विवाह तय हुआ, उधर सहनाई बज उठी। आंखों में सतरंगी सपनों का इंद्रधनुष सजाए शोभा ससुराल पहुंची। ससुराल में सास ससुर ने उसे हाथों हाथ लिया। तीनों ब्याहता नंदे भी उसे देखकर खुशी से फूली न समाई। आस पड़ोस में धूम मच गई। बहू क्या है, चांद का टुकड़ा है, लगता है कोई अप्सरा धरती पर उतर आई हो। सुबह के कानों तक यह प्रशंसा पहुंची तो वह इठलाते हुए बड़ी ननद से बोली, लोग ना जाने क्यों मेरे रूप की तारीफ करते हैं, कुछ भी तो खास नहीं है मुझ में। अपने परिवार में सबसे गई गुजरी हूँ। मेरी माँ तक अभी ऐसी खूबसूरत है कि हाथ लगाते मैली होती है। चारों बहनें ऐसी हैं जिन्हें देख के लोग पलक झपकाना भूल जाते हैं। विस्मय से बड़ी ननद अंजलि की आंखें फैल गई। रहा न गया तो आनंद से पूछा उसने, क्या सचमुच शोभा का मायका इंद्रलोक की परियों का अखाड़ा है? मैं समझा नहीं। वह कहती है कि अपने घर में सबसे गई गुजरी वही है। यदि यह सच है तो उसकी माँ और बहनें कितनी खूबसूरत होंगी, मैं सोच नहीं पा रही हूँ। आनंद हंस दिया। अलहड़ शोभा की यह अदा उसे बड़े भाई पगली कहीं की, उसने सोचा, जानबूझकर अपने आप को तुच्छ बता रही है। ऐसा रूप क्या कदम कदम पर बिखरा मिलता है? असाधारण सुंदरी न होती तो क्या मेरे यायावर चिद को बांध सकती थी? उस घर में ही क्या, पूरे नगर में ऐसा रूप दिया लेकर ढूंढने से नहीं मिलेगा। पर 2-4 दिन में ही आनंद समझ गया कि जिसे वह नवेली शोभा की अलहड़ अदा समझ रहा था, वह उसके मायके के प्रति अतिशय मोह है। रूपी क्या, धन वैभव किसी भी क्षेत्र में वह अपने मायके को छोटा नहीं बताना चाहती थी। लड़कियों में पिता के घर के प्रति कैसा उत्कट मोह होता है, इसे 3 बहनों का भाई आनंद अच्छी तरह जानता था। परंतु इस मोह का यह मतलब तो नहीं कि रात को दिन और स्याह को सफेद घोषित कर दिया जाए। जल्दी ही शोभा की बढ़ चढ़ कर कही जाने वाली बातें उसमें खींच उत्पन्न करने लगी। रिश्तेदारों की भीड़ खत्म होते ही एक दिन वह माँ के कहने से शोभा को सिनेमा दिखाने ले गया। फिल्म अच्छी थी, देखकर पैसे वसूल हो गए। लौटते समय एक रेस्तरां में उसने शोभा को शीतल पेय भी पिलाया। उमंग और उत्साह से भरे वे दोनों गली में घुसे ही थे कि पड़ोस की अनीता सामने पड़ गई। सची धजी शोभा को देख उत्सुक स्वरों में पूछने लगी, कहाँ से आ रही हो भाभी? शायद सिनेमा देखने गई थी। उत्तर में स्वीकृति में सूचक हाँ कहकर भी काम चलाया जा सकता था, लेकिन सुबह बीच रास्ते में ठहरकर कहने लगी, सिनेमा देखने ही गए थे, लेकिन भीड़ भाड़ में मचा किरकिरा हो गया। हमारे मायके में तो बाबूजी नई फिल्म लगते ही पहले से आरक्षण करवा देते थे। बस ठाठ से गए और फिल्म देख आए। लाइन में लगकर भीड़ के धक्के खाने की कोई मुसीबत नहीं उठानी पड़ती थी। आनंद कोई चुपती बात कहने वाला था पर चुप रह गया। इतना ही बोला, रास्ते में सारी बातें कर लोगी क्या? कुछ घर के लिए भी छोड़ दो। शोभा हंस दे तो स्वर की मधुरता ने आनंद का क्रोध उतार दिया। पर यह तो रोज की बात बन चुकी थी। दूसरे दिन आनंद दफ्तर जाने की हड़बड़ी में था। वह नहाते ही चीख पुकार मचाने लगा, मेरा खाना परोस दो माँ। 9:15 बज चुके हैं। माँ ने रसोई में जाकर खाना बनाती शोभा से पूछा, दाल और सब्जी बन चुकी है क्या? तवा चढ़ाकर रोटी सेक दो। अभी केवल सब्जी बनी है, सिर उठाकर शोभा ने उत्तर दिया। माँ बाहर निकलकर अपराधी स्वर में बोली, जाड़े के दिन भी कितने छोटे होते हैं, चाय पानी निपटता नहीं कि दफ्तर का समय हो जाता है। इस समय सिर्फ सब्जी तैयार हो पाई है, कोई बात नहीं। बाल काटते हुए आनंद सहज भाव से बोला,
माँ निश्चिंत होकर थाली लगाने चल दी। शोभा रोटी बेलते बेलते हाथ रोककर कहने लगी, हमारे घर में तो कोई एक सब्जी से नहीं खा सकता जब तक थाली में 4-5 चीजें न हो। खाने वाले के मुंह ही सीधे नहीं होते हैं। आनंद कब आकर माँ के पीछे खड़ा हो गया था, शोभा नहीं जान पाई थी। वह कुछ और बोलने ही जा रही थी कि किंचित रुके स्वर में आनंद ने डांट दिया, तुम्हारे पीहर में 56 व्यंजनों का थाल रहता होगा। हम गरीब आदमी एक ही सब्जी से रोटी खा लेते हैं। बातें बंद करो और रोटी सेको। शोभा संकुचित हो उठी, चुपचाप रोटी बेलने लगी। पर शाम को दफ्तर से लौटने पर आनंद ने उससे बड़ी मनोयोग से बातें करते पाया। वह माँ के सिर में तेल डालते हुए बोलती जा रही थी, मेरी यह साड़ी 900 रुपये की है। असल में बाबूजी को साधारण कपड़ा पसंद नहीं आता। घर के काम काज में भी माँ 500 से कम की साड़ी नहीं पहनती, भले ही उसमें 50 पैबंद लगे हो। जवान को रोकते रोकते भी भीतर आते हुए आनंद के मुंह से निकल पड़ा। सुबह सन्ने रह गई, उसके सिर्फ जैसी आंखों में मोती डबडबा है। माँ ने झिड़का, तो कमरे में जा, तुझसे तो कुछ नहीं कह रही है वह। बेकार में सारा दिन बेचारे को रुलाता रहता है। आनंद को भी पछतावा हुआ। सुबह तो डांट कर गया था ही, आते ही फिर ताना दे दिया। लेकिन मन ने कहा, वह भी तो इतना झूठ क्यों बोलती है, उसे भी तो सोच समझकर बातें करनी चाहिए। लेकिन सोच समझकर बातें करना शायद शोभा से हो ही नहीं सकता था। हर बात में वह अपने मायके की श्रेष्ठता सिद्ध करने पर तुल जाती थी। उसकी ये बातें आनंद को जहर बुझे तीर जैसी लगती थी। उस दिन फिर ऐसा ही मौका उपस्थित हो गया। माँ बेसन के लड्डू बना रही थी। आनंद को बेसन के लड्डू बड़े पसंद थे, इसलिए माँ अक्सर इन्हें घर पर बनाती थी। शोभा पास बैठी काम में हाथ बटा रही थी। अचानक माँ के मुंह से निकल पड़ा, क्यों बहू, लड्डुओं में घी तो कम नहीं है? तुम्हें लड्डू बांधने में दिक्कत तो नहीं हो रही है? शोभा ने माथे पर बिखर आई एक नटखट लट को पीछे झटकते हुए जवाब दिया, नहीं, घी तो ठीक है। वैसे घी खाने का भी कुछ लोगों को बेहद शौक होता है। मेरे पिताजी दाल साग रोटी सब में इतना घी इस्तेमाल करते हैं कि खाने के बाद थाली कटोरी में ही घी घी नजर आता है। असल में यह हर एक आदमी के बस की बात नहीं है। खाने को मिल भी जाए तो पचा कितना पाते हैं। आनंद कब कमरे से निकलकर आंगन में आ गया है और इस बात को सुन रहा है, शोभा जान ही नहीं पाई थी। परंतु अचानक भूचाल आ गया। शायद कई महीनों से सुनते सुनते सब्र का बांध टूट चुका था। शायद कई बार इशारों इशारों में रोकने पर भी शोभा नहीं मानी थी। शायद इतना बड़ा झूठ सहन करना आनंद के लिए असंभव था। अचानक न जाने क्या हुआ, वह गरज कर बोला, तुम्हारे पीहर में घी दूध की नदियां बह रही है ना? इस गरीब आदमी के घर में तुम्हारा गुजारा नहीं हो सकता। जाओ अपने बाप के घर में रहो जाकर। माँ घबरा उठी। शोभा के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी थी। उसकी आंखें भीग आई थी, लेकिन क्रोध से कांपते आनंद ने हुक्म दिया, अभी और इसी समय तुम्हें अपने मायके जाना है। उठो, अपनी अटैची लेकर मेरे साथ चलो। शोभा रो पड़ी। माँ की हिम्मत न पड़ी कि बीच बचाव कर सके। गुस्से से उफनता आनंद घर से निकला और 10 मिनट में रिक्शा लेकर आ पहुंचा। तुम उठी नहीं? आग्नेय दृष्टि से शोभा को घूरते हुए कुछ इस प्रकार कहा उसने कि शोभा थरथरा उठी। यह जलती हुई निगाह तब तक शोभा पर टिकी रही जब तक वह अटैची में कुछ कपड़े रखकर उसके साथ नहीं चल दी। 6 महीने बीत गए, ना आनंद शोभा को लिवाने गया, ना उसकी खुद आने की हिम्मत पड़ी। किंतु जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, आनंद उद्विग्न होता जा रहा था। भोली शोभा की चंपई बातें उसकी रातों की नींद चुराने लगी थी। उसे अपने क्रोध पर क्रोध आता। क्यों इस तरह वह एकदम उसे मायके छोड़ आया? पिता के बंद दरवाजे पर खड़े होकर अंतिम बार जिस करुण दृष्टि से शोभा ने देखा था, उसे वह चाहकर भी भूल नहीं पा रहा था। किंतु अब खुद ही जाकर शोभा को लिवा लाना भी स्वाभिमान के खिलाफ महसूस हो रहा था। आनंद की मुश्किल आखिर एक दिन माँ ने हल कर दी। उसे हुक्म देते हुए वह बोली, सुनो आनंद, आज ही जाकर बहू को लिवा लाओ। बेचारी सारा दिन इतनी मीठी मीठी बातें किया करती थी। आनंद ने ऐसा जतलाया जैसे अनिच्छा होते हुए भी वह केवल माँ के आदेश का पालन करने के लिए शोभा को लिवाने जा रहा है। उसे अचानक आया देखकर ससुराल में चहल पहल मच गई। 4 छोटी सालियाँ इर्द गिर्द मंडराने लगी। मीठी लाज भरी मुस्कान लिए शोभा देहरी पर खड़े होकर अपने पाँव के अंगूठे से धरती को रेतने लगी। कमलनाथ घर पर न थे। शोभा की माँ चाय का प्याला लेकर थमाते हुए बोली, तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हो गई बेटा? आनंद ने अबूझ भाव से निगाह उठाई। शोभा तुरंत बोल पड़ी, तुम्हें 6 महीने के लिए ट्रेनिंग पर जाना था ना, इसलिए तो मुझे जल्दी जल्दी में यहाँ छोड़ के रुके तक नहीं थे।
अरे हाँ, वह हो गई है, आनंद मुस्कुरा दिया। सास हाथ का पंखा लेकर पास बैठते हुए बोली, तुमने इस लड़की का दिमाग बिगाड़ दिया है बेटा। यहाँ हम गरीब आदमी ठहरे, तुमने इसमें कुछ ही महीनों में शहजादियों जैसी नजाकत भर दी है। अब इसे फ्रिज और कूलर के बिना चैन नहीं पड़ता है। पर कूलर और फ्रिज तो, आनंद ने कहना चाहा कि सुबह बीच में ही बोल पड़ी। माँ और बाबूजी ने गर्मियों की मेरी परेशानी का विचार करके जाड़े में ही फ्रिज और कूलर खरीद लिया था। वही बात मैंने इन लोगों को बतला दी है। आनंद के मन में अपनी मासूम दुल्हन के लिए ढेर सारा प्यार उमड़ आया। मायके की तारीफ यह हमें छोटा दिखाने के लिए नहीं करती थी, ससुराल की प्रशंसा में भी जमीन आसमान एक किए रही है। उसी दिन शोभा को लेकर आनंद लौट आया। रात के एकांत में कमरे में शोभा के चेहरे को उठाते हुए हंसकर उसने पूछा, क्यों जी, कहाँ है तुम्हारा कूलर और फ्रिज? मुझे तो इस कमरे में बिजली का पंखा ही नजर आ रहा है। शोभा की कमजोर आंखों में मोती झिलमिला उठे। आनंद ने लाड से उसका सिर अपने कंधे से टिकाते हुए कहा, बस अब बहुत हो चुकी मायके और ससुराल की तारीफ। ठीक है, दोनों जगह की इज्जत रखना तुम्हें अच्छा लगता है, पर इतना बढ़ चढ़ कर भी न बोलो, जो यदि जाहिर हो जाए तो जग हंसाई हो। शोभा की आंखों से आंसू पोंछ दिए उसने। बस रोना बंद, अब हंस दो। सुबह मुस्कुराई। उसके गालों के गड्ढे में आनंद का चित्त जा फंसा। सुबह सास बहू चाय की तैयारी कर रही थी। आनंद ने माँ को कहते सुना, आज चाय के साथ कोई नाश्ता नहीं है, खाली चाय सबको कैसे दी जाए। पहले की सुबह होती तो टेप रिकॉर्डर की तरह बजने लगती हमारे यहाँ तो। पर आज वह मधुर स्वर में बोल पड़ी, रात की रोटियां बची है माँ, उन्हें महीन करके कढ़ाई में तले देती हूँ। नमक मिलाने से बढ़िया सी दाल मोठ तैयार हो जाएगी। बासी रोटियों का सदुपयोग भी हो जाएगा। आनंद गुसल खाने में मुंह धोते हुए मुस्कुरा पड़ा। वह मन ही मन बोला, कल तक तुम चांद थी, आज निष्कलंक चांद हो। दोस्तों, यदि आपको यह कहानी पसंद आई तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपने विचार जरूर बताएं। ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानियां सुनने और पढ़ने के लिए हमारे चैनल दर्द भरी हिंदी कहानियां को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।